हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूर्ण करने का साहस दिखाएं तो। दोस्तों, ये कहना था अमेरिका के एनिमेटेड कार्टून फिल्म्स के अन्वेषक के रूप में मशहूर वॉल्टर एलियास डिज्नी का, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, लेखक, वॉइस एक्टर, फिल्म निर्माता और एक सफल उद्योगपति थे। वॉल्ट डिज्नी को उनकी फिल्मों के लिए 22 बार अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर से सम्मानित किया गया। यह एक व्यक्ति द्वारा जीते गए ऑस्कर्स का एक विश्व कीर्तिमान है जिसे आज तक तोड़ा नहीं गया है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं शोमैन वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म्स और टेलीविज़न के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी दुनिया में मशहूर मिक्की माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बनाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी वॉल्ट डिज्नी की। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शिकागो में हुआ था। उनके पिता एलियास डिज्नी एक किसान थे जो कि लकड़ी और भवन निर्माण का कार्य भी किया करते थे। उनकी मां फ्लोरा कॉल डिज्नी एक स्कूल टीचर थी। वॉल्ट डिज्नी के 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। वॉल्टर जब 4 साल के थे तो उनका परिवार अमेरिका के मिसौरी राज्य के मार्सेलिन के निकट एक फार्म में बस गए। वहाँ वॉल्ट की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। बचपन से ही वॉल्ट डिज्नी ने ड्राइंग और पेंटिंग में अपनी रुचि दिखाई। घर पर अपने पड़ोसी के घोड़े का चित्र बनाने के लिए उन्हें एक बार इनाम के रूप में पैसे भी दिए गए। वे अखबारों के मुख पृष्ठ के चित्र की नकल कर उसे बनाने का प्रयास करते थे। सन 1911 में उनके पिता खेती छोड़कर अमेरिका के कैंसस सिटी चले गए और उन्होंने वहां अखबार बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने इस काम में अपने बच्चों की भी मदद ली। वॉल्ट भी अपने स्कूल जाने और आने के दौरान उस रास्ते पर अखबार बांटने का काम करते थे। नन्हे वॉल्ट इस काम से थक जाने के कारण कभी कभी पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं ला पाते थे, परंतु पिता की मदद को महत्व देते हुए उन्होंने लगभग 6 साल तक यह काम जारी रखा। वॉल्टर की रुचि थिएटर और फिल्मों के प्रति तब बढ़ी जब वह स्कूल में अपने एक साथी छात्र वॉल्टर फीफर से मिले, क्योंकि उसका परिवार थिएटर का प्रशंसक था और वॉल्टर डिज्नी उनके घर पर काफ़ी समय बिताने लगे। वॉल्ट ने कार्टून बनाने का एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया। इसके बाद कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन की क्लासेस भी उन्होंने लेना शुरू किया। सन 1917 में एलियास डिज्नी दोबारा शिकागो शिफ्ट हो गए और वॉल्ट ने मैकिंले हाई स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने कार्टूनिंग सीखने के अलावा स्कूल मैगजीन के लिए चित्र बनाना और फोटो खींचना भी शुरू किया। इस दौरान वॉल्ट को लगा उन्हें किसी अखबार के कार्टूनिस्ट के तौर पर नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध होने के हालात के चलते ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद वॉल्ट ने देश के लिए युद्ध में लड़ने का फैसला किया, परंतु कम उम्र के कारण वह सेना में भर्ती नहीं हुए। इसके बाद वह किसी तरह अमेरिकन रेड क्रॉस के एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए और फ्रांस और जर्मनी में तैनात हुए। सन 1919 में वे कैंसस सिटी वापस आ गए और ड्राफ्टमैन और इंकर के रूप में उन्हें वहाँ एक कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में काम मिल गया। यहाँ वॉल्ट की मुलाकात अब आईवर्क्स से हुई, जो आगे चलकर वॉल्ट डिज्नी की सफलता में उनके साथी बने। लेकिन जनवरी 1920 में इस स्टूडियो के घाटे में जाने के चलते डिज्नी और आईवर्क्स को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपना खुद का बिजनेस कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया, लेकिन वे ज़्यादा ग्राहकों को लुभा नहीं पाए और उन्हें ये कारोबार बंद करना पड़ा। इसके बाद पैसे कमाने के लिए डिज्नी और आईवर्क्स ने कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी में काम करना शुरू किया। इसके साथ ही डिज्नी घर पर भी एनिमेशन की नई सेल तकनीक पर काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने एक पुराना कैमरा और एक किताब उधार पर ली। डिज्नी चाहते थे कि कटआउट एनिमेशन तकनीक के बजाय सेल एनिमेशन तकनीक को एड कंपनी में भी लागू किया जाए, परंतु कंपनी के मालिक ने मना कर दिया। कंपनी के मालिक के मना करने के बाद डिज्नी ने अपना एक नया बिजनेस इसी कंपनी के अपने एक साथी फ्रेड हरमन के साथ मिलकर शुरू किया। उनके ग्राहकों में एक लोकल न्यूमैन थिएटर मुख्य था। जो शॉर्ट कार्टून्स वे बनाते थे उसे न्यूमैन्स लाफोग्राम के नाम से जाना जाता था। लाफोग्राम के सफल होने से डिज्नी ने मई 1921 में लाफोग्राम स्टूडियो की स्थापना कर दी और वहाँ आईवर्क्स, ह्यूज, रुडोल्फ आइजिंग भी उनके साथ एनिमेटर के तौर पर काम करने लगे। लाफोग्राम कार्टून्स के बाद डिज्नी ने एलिसेस वंडरलैंड फिल्म बनाना शुरू किया, जो कि लाइव एक्शन और एनिमेशन का एक संयुक्त रूप था। परंतु पहले से घाटे में चल रहे लाफोग्राम स्टूडियो को एलिसेस वंडरलैंड फिल्म नहीं बचा पाई और यह स्टूडियो भी 1923 में दिवालिया हो गया। वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी निराश होकर प्रयास करना नहीं छोड़ा। वे हमेशा बातों से ज़्यादा काम पर विश्वास करते थे। जुलाई 1923 में वे कैंसस सिटी छोड़कर हॉलीवुड चले गए। हालांकि न्यूयॉर्क में कार्टून इंडस्ट्री का केंद्र होने के बाद भी वे लॉस एंजलिस में एक लाइव एक्शन फिल्म निर्देशक बनने का सपना लिए रहने लगे। यहाँ उन्हें अपनी फिल्म एलिसेस वंडरलैंड को बेचने के लिए एक फिल्म वितरक भी मिल गया और डिज्नी ने उनके साथ 6 और एलिस कॉमेडीज फिल्मों पर काम किया।
अक्टूबर 1923 में यहाँ अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की शुरुआत की, जिसमें उनके भाई उनके मैनेजर के रूप में काम करते रहे। यह स्टूडियो आज द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जाना जाता है। स्टूडियो खोलने के बाद उन्होंने अपने पुराने साथी आईवॉक्स को भी वहां बुला लिया और साथ काम करने को राजी कर लिया। सन 1925 में डिज्नी ने अपनी स्टूडियो की इंक आर्टिस्ट लिलियन बाउंस से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बेटियां डियान और शेरोन हुई। डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो में डिज्नी और आईवॉक्स ने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट नामक कार्टून कैरेक्टर का इजाद किया, परंतु अपने वितरक द्वारा इसका निर्माण अधिकार छीन लिए जाने के बाद वे इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए। इसके बाद डिज्नी और आईवॉक्स ने मिलकर एक नए कार्टून कैरेक्टर का इजाद किया, जो एक बहुत हंसमुख, शरारती और ऊर्जावान चूहे का कैरेक्टर था। डिज्नी और आईवॉक्स ने उसे मिक्की नाम दिया। मिक्की माउस की झलक सबसे पहले प्लेन क्रेजी नामक शॉर्ट फिल्म में दिखाई गई। इसके बाद स्टीम बोट विली में डिज्नी ने मिक्की को उस समय की नई तकनीक के साथ पेश किया। फिल्म में संगीत के साथ ही संवाद की भी आवाज़ डालने की तकनीक वाली यह फिल्म मिक्की और उसकी साथी मिनी की पहली फिल्म मानी जाती है, जो बहुत ही सफल रही। इसके बाद डिज्नी ने सिली सिम्फनीज नाम से फिल्मों की सीरीज शुरू की। कार्टून कैरेक्टर्स मिक्की और मिनी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। इसके साथ डिज्नी ने डोनाल्ड डक, प्लूटो और गूफी नाम के कार्टून कैरेक्टर्स भी बनाए, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहे। वॉल्ट ने 1947 तक मिक्की माउस के कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी थी। सन 1932 में फिल्म फ्लावर्स एंड ट्रीज को डिज्नी ने रंगीन रूप में पेश किया और इसे काफ़ी सराहा गया। इस फिल्म के लिए डिज्नी को उनका पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला। साथ ही मिक्की माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर के निर्माण के लिए उन्हें एक ऑनररी एकेडमी अवार्ड भी मिला। सन 1933 में डिज्नी ने द 3 लिटिल पिग्स नामक फिल्म बनाई, जो महामंदी के दौर में उस स्थिति को भी बयां कर रही थी जिससे लोग जूझ रहे थे। अपने कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए महामंदी से उबरने का संदेश देती ये भावुक फिल्म बहुत अधिक सफल रही और इस फिल्म के लिए भी डिज्नी को ऑस्कर्स मिला। अब तक डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो में लगभग 200 स्टाफ काम करने लगे थे। सन 1934 आते आते वॉल्ट डिज्नी की शॉर्ट कार्टून फिल्मों में दिलचस्पी कम होने लगी। हमेशा नए नए प्रयोग करने वाले वॉल्ट ने अब फीचर लेंथ कार्टून फिल्म बनाने का फैसला किया और स्नो वाइट एंड 7 डॉर्फ नामक फिल्म को बनाना शुरू किया। यह फिल्म लगभग 4 साल में बनकर तैयार हुई। इस फिल्म पर डिज्नी ने लगभग $15 लाख खर्च किए। लोगों को लगा कि डिज्नी अब दिवालिया हो जाएंगे। डिज्नी ने इस फिल्म को बहुत ही बारीकी से बनवाया था और दिसंबर 1937 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो यह बहुत ही बड़ी सफलता साबित हुई। इस फिल्म ने $65 लाख का कारोबार किया। एक और ऑस्कर डिज्नी को इस फिल्म ने दिलाया। डिज्नी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। डम्बो, पिनोकियो, बैम्बी जैसी फिल्में 1942 तक वे बना चुके थे। 1941 में कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल और इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के हालातों से भी डिज्नी नहीं रुके और फिल्में बनाते गए। सन 1950 तक डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो, जो अब द डिज्नी स्टूडियो बन चुका था, एक बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में मशहूर हो चुका था और उसने बहुत से प्रकार की मनोरंजन फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया था। सिंड्रेला, एलिस इन वंडरलैंड, पीटर पैन, द लिविंग डेजर्ट और साथ ही 1961 में बनी द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर इनमें शामिल थी। वॉल्ट डिज्नी ने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न के संभावित भविष्य को भी बहुत जल्दी परख लिया था और टेलीविज़न के लिए भी शो बनाने लगे। डिज्नी ने अपने जीवन की आखिरी फिल्म मैरी पॉपिंस बनाई थी, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। हालांकि द जंगल बुक, द हैप्पीएस्ट मिलेनियर और विनी द पू एंड द ब्लस्टरी डे की कहानी बनाने में भी उनका काफ़ी योगदान था। फिल्म और टेलीविज़न के अलावा डिज्नी ने 1955 में लॉस एंजलिस के करीब एनाहाइम, कैलिफोर्निया में एक बहुत ही विशाल मनोरंजन थीम पार्क डिज्नीलैंड बनवाया, जो आज डिज्नीलैंड पार्क के रूप में विश्व भर में मशहूर है। उनका बनवाया दूसरा पार्क ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में है, जो वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट के नाम से मशहूर है। सन 1966 में धूम्रपान अधिक करने की आदत के कारण फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। वॉल्ट डिज्नी को 22 अकेडमी अवार्ड्स के साथ ही 4 ऑनररी अकेडमी अवार्ड्स भी दिए गए थे। उन्हें 2 बार गोल्डन ग्लोब स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे एक एमी अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। उनकी कई फिल्मों को अमेरिका की नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे सम्मानों से वॉल्ट डिज्नी को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।